सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे में आप सबका स्वागत है। निसा गमपनी सररा हारे मितवा जन्म जन्म से हम तो प्यासे संग मेरे गा निसगम पने सरगा हारे मितवा जन्म जन्म से हम तो प्यासे संग मेरे गा निसगम पने सरगा। तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी अगन। ला 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 ला। आपने इन गीतों की झलक सुनी? आज के हमारे खास मेहमान हैं सुप्रसिद्ध गीतकार योगेश। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। दोस्तों, हिंदी सिनेमा ने रजत पट पर कई गुनगुनाते हुए गीत रचे हैं। एक गीतकार अपनी भावनाओं को गीतों में ढालता है और फिल्म के पर्दे पर पहुंचकर ये गीत हमें जज्बातों की रौ में बहा ले जाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सिने जगत के वरिष्ठ गीतकार योगेश। तो योगेश जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके जरिए इतने लोगों से बात कर सकता हूं और वो मुझे सुन सकते हैं। योगेश जी, आपके लेखन के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि जिस तरह से हर एक व्यक्ति के जीवन में एक रचनात्मक शुरुआत होती है, एक ऐसा लम्हा आता है जब उसके मन में पहली बार शब्द फूटते हैं, वो कुछ कहना चाहता है, अपने आप को व्यक्त करना चाहता है। तो आपकी जिंदगी में वो लम्हा कब आया था? ये तो मतलब शुरू में तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक वक्त है जब आदमी पढ़ता है, लिखता है, और जब कैरियर बनाने की बात आती है तब आदमी सोचता है कि वो क्या करे और उसको क्या आता है। तो हमारी ज़िंदगी में तो वो वक्त ही नहीं आया कि हम पढ़ाई पूरी कर पाते, और पिताजी का हमारे देहांत हो गया, और हमारी बहन थी, माँ थी। लखनऊ में एक कोठी ज़रूर थी, मगर पिताजी पेंशनर थे तो पैसा तो कुछ था नहीं, और हम काम की तलाश में, हमारे एक रिश्तेदार यहाँ फिल्म लाइन में काफ़ी जमे हुए थे, तो हम उनके पास आ गए कि वो हमको कहीं लगा देंगे, असिस्टेंट या कुछ भी, जहाँ से हम 4 पैसे कमा के अपनी ज़िंदगी बना सकें। मगर दुर्भाग्यवश कि कुछ ऐसा हुआ नहीं,
और हमारे साथ हमारे एक मित्र ज़रूर थे लखनऊ में, जो हमारे साथ 5वीं क्लास से हम दोनों साथ में पढ़ते थे। वो हमारे साथ हमारे भाई की तरह हमको आए हमारे साथ, और उन्होंने बोला कि नहीं, अब तुमको फिल्म लाइन में ही कुछ करना है। तो हमको लगा हम क्या करेंगे फिल्म लाइन में, हमें कुछ आता तो है नहीं। तो वो संघर्ष के दौरान हमको लोग मिलते गए, और कोई बोलता था कि हमने कहानी लिखी है, तो हम कहानी कैसे लिखी जाती है वही सोचते थे। कहीं झोपड़ी में रहते थे, रात को कहानियां सोचना शुरू कर देते थे, तो कहानी तो नहीं बनती थी। फिर कोई मिल गया, उसने बोला हम स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, तो हम स्क्रिप्ट राइटिंग कैसी होती है, फिर वो सीखते रहे। फिर कोई गीतकार मिल गया, तो गीत कैसे लिखते हैं, तो फिर हम चलो गीत लिख के देखते हैं जी। तो बस वो गीत लिखने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच जाते थे और सोचा करते थे, तो कुछ गीत बनने शुरू हुए। तो हमको तो नहीं मालूम था कि ये मतलब ये सही है या ये गीत मतलब हम गीतकार हैं, मगर दो धीरे 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 जब स्टॉक बनता गया तो कुछ लोगों को ने सुना, तो उन्होंने बोला कि तुम ये क्यों नहीं कोशिश करते हो गीतकार बनने की। तो हमने बोला गीतकार तो बड़ा मुश्किल काम मुझे लगता है कि बहुत, अब ऐसा सोच रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। उन्होंने नहीं, तुम्हारे अंदर है प्रतिभा। तो फिर हमको लगा कि और तो कुछ काम हम हो नहीं रहा है, तो बस हम लिखते रहे, म्यूजिक डायरेक्टर संगीतकारों से मिलते रहे, जिसमें से 2-3 संगीतकार ऐसे थे कि आज आइए कल आइए, मतलब 3 साल जिंदगी के इसमें ही गए कि कल आइए और परसों आइए। तो फिर हमारी मुलाकात हुई, रॉबिन बनर्जी एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने हमको बोला कि तुम अच्छा लिखते हो और हमारे साथ काम करो। तो उनकी फिल्म थी मासूम जी, और लग रहा था कि बहुत बड़ी कोई फिल्म, मतलब सत्येंद्र बोस जी डायरेक्टर थे और इस फिल्म के बाद उनको बहुत बड़ी फिल्म मिलेगी कोई। तो वो दोपहर को हमको बुला लेते थे और वो कुछ बनाते रहते थे गाने, तो हम घंटों बैठे रहते थे। फिर हमने उनसे पूछा एक दिन, मैंने बोला रॉबिन जी आप हमारे गाने तो बना नहीं रहे, हम तो घंटों से बैठे हुए आपको देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैंने, आप तो हारमोनियम बजा रहे हैं। तो उन्होंने बोला हारमोनियम नहीं बजा रहा हूँ, मैं तो ट्यून बजा रहा हूँ, और बस ये ट्यून है, इस पर तुम गाना लिखो। तो ये हमको पहली बार पता लगा कि ट्यून पे गाना लिखना है जी। तो 1 साल तक उनके साथ हम स्टॉक बनाते रहे, लिखते रहे, और काफ़ी गाने बन गए उसमें, उस बीच में। और कुछ वो ट्यून पे लिखने की जो टेक्निकल एक बात भी थी इसमें कि उतना मीटर का सेंस, ये सब वो शायद इसीलिए आ गया होगा। तो बस फिर उनको फिल्म तो नहीं मिली, मासूम पिक्चर चली नहीं, और उनको एक प्रोड्यूसर थे पुराने स्टंट ज़माने के, उन्होंने बोला कि हम एक फिल्म बना रहे हैं सखी रॉबिन जी, तो आप उसका म्यूज़िक दीजिए। तो वो पूछने लगे कि करें कि नहीं करें। हमने बोला अब ये तो आपके कैरियर की बात है। बोला छोटी फिल्म है तो शायद छोटे ही रह जाऊं मैं। मैंने बोला मैं तो नहीं जानता। खैर बहरहाल मजबूरी थी उनकी कि उन्होंने किया, और एक ही दिन में हमारे 6 गाने जो हैं वो प्रोड्यूसर को पसंद आ गए, क्योंकि स्टॉक में थे, और वो 6 गाने 2 दिन में रिकॉर्ड हो गए, एक दिन 2 और एक दिन 4। और हमारी ज़िंदगी की बम्बई में पहली कमाई थी 25 रुपये पर सॉन्ग के हिसाब से जी। तो बस वो मगर सॉन्ग राइटर बन गए। और फिर एक होता है ना कि ईश्वर को जिसको जहाँ बैठाना है, जहाँ ले जाना है, तो वो गाने उस टाइम पे, ये सब आप लोग का ये विविध भारती ये सब तो कुछ था नहीं, रेडियो सिलोन ही हुआ करता था। जी हाँ। और वो रेडियो सिलोन में वो गाना इतने बड़े बड़े मतलब दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टरों के और गीतकारों के बीच में एक गाना उभरा, तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए, जी, सखी रॉबिन का, मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए। क्या कहूँ तुमसे कह नहीं सकता, बिन तुम्हारे मैं रह नहीं सकता। तुमको गर एतबार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ
तो काम चलता रहा और धीरे धीरे ये हो गया कि लोग जानने लगे। और उसी दौर में हमसे मिलने के लिए 2 गीतकार आए थे, एक का नाम था गुलजार और एक अनजान। और वो दोनों, चूंकि रॉबिन जी इतनी बढ़िया कंपोजिशन करते थे और वो गाने भी भले ही छोटी पिक्चर के थे मगर चले, तो वो चाहते थे कि हम टीम बना करके रॉबिन जी के साथ काम करें। अनजान की चूंकि गोदान उस टाइम पे बहुत चर्चित फिल्म थी, बहुत अच्छे गाने थे, मगर वो फिल्म नहीं चली। जी हाँ। तो अनजान जी के पास भी काम नहीं था उस वक्त और हमको अच्छे लगे बहुत कि साथ में काम करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने अनजान के साथ, मतलब जो भी उस तरह की फिल्में आती थी उसमें हम शेयर कर लेते थे आधे आधे गाने। हालांकि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर ने बोला कि अब तेरा 100 रुपये तुझे मिलने लगा है 25 रुपये से, अभी 600 कमा सकता है, 300 क्यों बांट रहा है। तो मैंने बोला नहीं, हमको अच्छा, मतलब अच्छा लगेगा कि 2 जने हैं साथ में तो काम करेंगे। तो बहुत फिल्में उस दौर में हमने लिखी। फिर कोशिश की धीरे से, तो फिर थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़े। फिर हम गए जीएस कोहली जी के, हमने लिखा एक गाना एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड में जी, माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। हंसी सनम तू रश्क महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हंसी सनम तू रश्क महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हंसी सनम। देखिए जरा हुआ तो क्या हुआ, हैरत से यूं न देखिए जरा हुआ तो क्या हुआ, जरा हुआ तो क्या हुआ। अपनी जगह पे जाने मन जरा भी आफताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हंसी सनम। शबाब का सुरूर छाया जो 2 जहान पर, तेरे शबाब का सुरूर छाया जो 2 जहान पर, छाया जो 2 जहान पर। मेरी निगाह शौक से आया ये इनकलाब है। तो इसका मतलब ये है योगेश जी के जीवन के संघर्षों ने आपको गीत लिखना सिखा दिया। मुझे वो कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि संघर्षों की ज्वाला में तप कर कुंदन बनना होगा। आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं अपनी जिंदगी की तरफ, तो अपनी जिंदगी की पहली अभिव्यक्ति आपने किन पंक्तियों में की थी, आपको याद आता है? मेरी जिंदगी में मैंने जैसा बताया यूनुस कि हमारे जो मित्र जो 5 साल से हम साथ में पढ़ते थे और हमको लेके वो मतलब
हमारे साथ बॉम्बे आए और उन्होंने हमारे संघर्ष के दिनों में यहाँ साड़ियाँ बेची, कपड़े बेचे, हमको मतलब कि हमको बनना ही है, गीतकार ही बनना है। अगर हम गीत लिखने लगे तो एक उनके साथ एक हमारा जो एक मतलब उन संबंधों को हम समझ नहीं पाए कभी कि इतना सगे भाई से नहीं, उतना किसी से नहीं जीवन में। तो एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं, अगर बोलो तो सुना सकता। अरे जरूर जरूर जरूर, हमें अच्छा लगेगा सुनकर। पहले सुन लो मेरे मन का तुमसे आखिर क्या नाता है, फिर बतलाओ तुमने मुझको किस सीमा तक प्यार किया है। क्या बात है। तो तुलसी के यदि राम कोई थे तो फिर मेरे राम तुम ही हो, मीरा के यदि श्याम कोई थे तो फिर मेरे श्याम तुम ही हो, अगर सूर के थे मनमोहन तो तुम मेरे मनमोहन हो, मीरा के घनश्याम कोई थे तो मेरे घनश्याम तुम ही हो। सच तो ये है कभी तुम्हारा ध्यान नहीं मन से जाता है, इतना तुमने मेरे तन मन जीवन पर अधिकार किया है। तो पहले सुन लो मेरे मन का तुमसे आखिर क्या नाता है, फिर बतलाओ तुमने मुझको किस सीमा तक प्यार किया है। क्या बात है योगेश जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी शुरुआती कविता की पंक्तियां हमारे साथ बांटी। यूनुस, मेरे साथ तो एक मतलब हमेशा ही ऐसा हुआ है कि कुछ सिचुएशन भी मुझे ऐसी ही मिली, और कि मेरे हर गीत में, ज़्यादातर गीतों में जो मैंने जीवन में भोगा, जो मैंने जीवन में देखा, वही मतलब उभर के आया है किसी ना किसी तरह। जैसे मैं वो मित्र के बारे में बता रहा था जी, तो आनंद के उस गीत की पंक्ति भी वही है कि कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते, है मीठी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, है मीठी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। तो ये सब अभिव्यक्तियां जो मैं कर पाया अभिव्यक्त अपने को, उसमें उन्हीं लोगों का हाथ है जो मेरे जीवन में, जिनसे मैं बहुत प्रभावित रहा। जी, तो ऐसा ज़्यादातर गीतों में है। कभी जैसे बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी, या कोई भी गाना, मतलब ये आजकल के छोड़ करके जी तो जिनमें मतलब जैसे ऋषिदा फिल्में बनाते थे, बासुदा बनाते थे,
और उसमें होता भी वही था कि जो आप महसूस कर रहे हैं और वो कहने का अगर मिल जाए आदमी को तो इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं है। शायद इसीलिए उन गीतों को लोगों ने महसूस किया कि ये उनकी ही दिल की बात है। बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी, ये जिंदगी, मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी अजनबी, बड़ी सोनी सोनी है। कभी एक पल भी कहीं ये उदासी दिल मेरा भूले, कभी मुस्कुरा कर दबे पाँव आकर दुख मुझे छू ले, न कर मुझसे गम मेरे दिल लगी, ये दिल लगी, बड़ी सोनी सोनी है। योगेश जी, एक वक्त था जब आपने लिखा था, आपने चर्चा भी की, एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड में, माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है। तो ये तो थी गजल। इस गजल से लेकर आपके बाद के लिखने का जो दौर रहा है उसमें एक शिफ्ट आया है और आप गीतों की तरफ झुके हैं, तो ये कैसे हुआ? ये हुआ यूनुस कि हम जब आए थे यहाँ पर लाइन में और हम मतलब हमको अभी गीतकार बनना ही है, तो उस वक्त यहाँ पर शकील बदायूनी जी, मजरू साहब, साहिर साहब, हसरत जयपुरी जी और शैलेंद्र जी थे, कैसी आजमी साहब थे, राजेंद्र कृष्ण जी थे, राजा मेहंदी अली खान साहब थे। तो एक मतलब एक उर्दू का चलन था यहाँ पर, और ये परिवर्तन इसलिए आया कि बेसिकली हम हैं तो लखनऊ के ही, और उर्दू वहाँ ज़ुबान में वैसे थी ही, मगर हिंदी चूँकि अपनी भाषा थी तो कविता से बहुत लगाव था। और जब हम गीतकार बन गए थे तो हमने उर्दू को अच्छी तरह पढ़ा, जिसमें गालिब साहब हमारे बहुत मतलब हम आज भी उनको पढ़ते हैं। तो जब हम सलील दा के यहाँ हम काम करने गए और दादा के साथ जब हम उनकी ट्यून्स कंपोजिशन पे बैठे, तो एक तो हमारे दिमाग में ये था कि शैलेंद्र जी यहाँ गाना लिखते थे, मतलब वो इतने साधारण ढंग से इतनी गहरी बात कह जाते थे, और दूसरा दादा के कंपोजिशन में जिस तरह का एक छंद उनका होता था ट्यून का, उसमें उर्दू शब्दों की गुंजाइश नहीं होती थी। तो यही एक वजह है कि हम जो हमको पहले शायर बोलते थे वो हमको कवि बोलने लगे। जी, ये शिफ्ट हम लोगों के लिए, श्रोताओं के लिए ख़ास तौर पर एक उपलब्धि रही, क्योंकि आपका कोई भी गीत उठा लें उसमें जज्बातों की एक अलग किस्म की चमक है, चाहे वो रजनीगंधा के गीत हों, छोटी सी बात के हों, आनंद के हों, या फिर गैर फिल्मी गीत हों। ये बताइए योगेश जी कि ये अंदाज आपने कैसे डेवलप किया? ये बस कहीं कुछ अंदर था जो हमको भी नहीं मालूम था। और दूसरा जो मैंने कारण बताया, एक कारण और ये भी है जो मुझे बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सलील दा के बारे में मैंने हमेशा बोला है कि अगर सलील दा संगीतकार ना होते और वो पोइट्री कविता में अगर अपना ध्यान देते लेखन की तरफ, तो मैंने कई बार बोला है, मतलब मैंने जो महसूस किया वो बोला है कि फिर शायद रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद दादा ही होते कि जिनकी कविताएं, जिनके गीत जो है
वो बंगाल में जगह जगह गूंजते, तो वो कहीं ना कहीं एक वो बात होगी कि जब भी हम कोई गीत दादा का लिखते थे या आज भी लिखते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें कितनी गहराई तक मतलब जाया जा सकता है। योगेश जी, आपकी नजरों में एक संपूर्ण गीत या एक कंप्लीट लिरिक जिसे कहें, वो क्या है? संपूर्ण गीत ये सब बाद में ही होता है, पहले यूनुस नहीं होता है। अभी जैसे मैं लिखता हूँ, बट सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लिखता हूँ और लास्ट मोमेंट तक लिखता रहता हूँ, तो एक वो है। और एक वैसे भी हैं लोग जो जिन्होंने लिख दिया, जो भी लिख दिया, और वो पत्थर की लकीर है, और वो अपने हिसाब से पता नहीं वो सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन सुपर डुपर हिट गीत जब कोई हो जाता है तब लगता है कि यही कंप्लीट है। तो योगेश जी, इस वक्त अपने श्रोताओं को आप कौन सा ऐसा गीत सुनवाना चाहेंगे जो हम उदाहरण के तौर पर भी रख सकें कि इस गीत ने आपको संतुष्टि दी, ये आपकी कंप्लीट लिरिक है? तो मेरा ख्याल है आनंद का दूसरा गाना जो मन्ना दा ने गाया है, जिंदगी कैसी है पहली, अगर सुनवा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आइए सुनते हैं। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। सेल्यूलॉइड के सितारे में हमारे आज के मेहमान हैं सुप्रसिद्ध गीतकार योगेश। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। योगेश साहब, आपने सचिन देव बर्मन, सलील चौधरी, श्यामल मित्र, राहुल देव बर्मन, उषा खन्ना से लेकर एकदम नए संगीतकारों के साथ भी काम किया है, और इनमें से हर एक की अपनी अलग अलग शैली रही है, अपना अंदाज रहा है। संगीतकार बदलते रहे, शैलियां बदली, लेकिन गीतकार योगेश के गीत वैसे ही रहे, नाजुक, सुरमई, चमकीले। यूनुस, मैंने कुछ नाम चूंकि मिस हो गए हैं इसलिए और भी मैं जोड़ना चाहता हूँ। उसमें राजेश रोशन जी हैं जी, वसंत देसाई जी हैं, बप्पी लहरी हैं, कल्याण जी आनंद जी हैं। और मैं ख़ास तौर से ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट नाम है, जो ये मेरा मतलब बहुत बड़ा मैं इसको सौभाग्य मानता हूँ कि मदन मोहन जी के साथ भी मैंने एक फ़िल्म की, जो फिल्म ना आई अभी तक और ना आएगी, मगर आपके पास उसका एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल मैंने सुना है यहाँ से, क्योंकि एक बार चोपड़ा जी हमसे पूछ रहे थे, वी.आर. चोपड़ा जी, कि लता जी ने पाकिस्तान में कब गाना गाया। तो जब उन्होंने गाना हमको बताया तो वो हमारा ही गाना था, मदन मोहन जी का म्यूजिक था, और फिल्म थी चालबाज, और गाना है जाइए हमसे खफा हो जाइए। तो ये बिल्कुल आपको ये गाना बजाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये गाना हम सुनते हैं।
जाइए हमसे खफा हो जाइए, जाइए हमसे खफा हो जाइए, दुश्मनों का आसरा हो जाइए, दुश्मनों का आसरा हो जाइए, जाइए हमसे खफा हो जाइए, जाइए। चांद से लिपटी हुई है चांदनी, चांद से लिपटी हुई है चांदनी, 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 चांद से लिपटी हुई है चांदनी, महका महका है ये मौसम शबनमी, आपकी महसूस होती है कमी, आपकी 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 महसूस होती है कमी, आज तो मेरे खुदा हो जाइए, आज तो आज तो आज तो आज तो मेरे खुदा हो जाइए, नहीं तो जाइए हमसे खफा हो जाइए, जाइए। योगेश जी, किस संगीतकार के साथ काम करके आपको सबसे ज्यादा मजा आया, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला? दादा तो हैं ही, सलीला। दूसरा बर्मंदा के साथ हालांकि मैंने 2 ही फिल्में की, मगर मैंने बहुत बहुत मतलब अच्छा मैंने अपनापन महसूस किया उनके यहाँ भी। और बाकी एक पंचम जी और एक मदन मोहन जी, ये सब जो उस समय के संगीतकार थे, और लगता था मतलब कि ऐसे लोगों के साथ हैं जो कुछ जानते हैं, जिनमें कोई ईर्ष्या की भावना नहीं है, और बिल्कुल समझते जैसे छोटा भाई हूं मैं उनका, जो आजकल नहीं है। मतलब योगेश साहब, आपने संगीतकार सलील चौधरी के साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, जैसे मीनू है, रजनीगंधा है, आनंद महल है, आनंद इन सबसे ऊपर है। तो कैसा अनुभव रहा उनके साथ काम करने का? जब मैं सलीला के साथ काम करता था तो मुझसे, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, मगर बहुत से गीतकार मुझसे पूछते थे कि दादा के साथ गाने कैसे लिख लेते हो। तो उस प्रयोग में मैं इतना शायद घुल मिल गया था उनके साथ। प्रयोग मतलब उनका एक स्टाइल था, और चूंकि वो मतलब लोकगीत और फोक्स ये सब जो गाने थे वो उनके मतलब पूरे ब्लड में रचा बसा था। हमारा एक गाना था अन्नदाता पिक्चर में, तो अक्सर हमसे पूछते थे कि ये लिखा कैसे तुमने। वो गाना था गुजर जाए दिन, उसका मीटर, हाँ जी, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, ये सिलसिले जब से चले, ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। मतलब इतना बड़ा मीटर, मगर हमको लिखने में कोई तकलीफ नहीं। हमको कैसे याद हो गया मीटर उनका और हमने लिखा। हमको आज तक मतलब लोग तो तारीफ करते ही हैं। तो था एक कुछ छंद, एक पता नहीं क्या उनका था स्टाइल। यही गाना था कहीं दूर जब दिन ढल जाए। तो दादा का बंगाली में था, मैं उतना मैं जानता नहीं, मगर था आमाय प्रश्न करे वही नील ध्रुव तारा, ऐसा कुछ था उनका। जी हाँ। कि वो मतलब हमसे प्रश्न कर रहा है, ये कर रहा है। तो हमारे गाने में था ही नहीं। तो हमने पहले कोशिश की कि हम ये पहला गाना दादा का ये ट्रांसलेट करें। तो दादा ने हमसे बोला तुम अपने फ्लेवर में और अपने ढंग से लिखो, बिल्कुल मेरा तुम भूल जाओ। तो हमारा दूसरा ही हो गया कहीं दूर जब दिन ढल जाए। और हमको भी अंदर से एक रहता था कि जब, क्योंकि बंगाली, मुझे शायद बंगालियों के साथ काम किया इसलिए मालूम नहीं, अपने देश की ही भाषा है, मगर इतनी मीठी लगती है ना।
और कुछ इतनी पोइटिकल मुझे लगती है कि जब मैं गीत लिखता था मुझे हमेशा लगता था कि बहुत मामूली मैंने लिखा है, मगर सलील दा जब तक ये नहीं कहते थे कि तूने मुझसे ज्यादा अच्छा लिखा है, तब तक मैं बड़ा बेचैन रहता था। तो क्यों ना सलील चौधरी का संगीतबद्ध किया कोई गीत हम सुने। आप बताइए कौन सा गीत सुनवाना अब चाहेंगे? चूंकि दादा की बात चल रही है तो एक गीत जो मतलब सिचुएशन पे भी लगता है, जीवन के उन मौकों पर, न जाने क्यों होता है यूं जिंदगी के साथ। फिल्म छोटी सी बात फिल्म का। छोटी सी बात का। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। जो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल, न जाने क्यों वो अनजान पल सजे बिना मेरे नैनों में, टूटे रे हाय रे सपनों के महल, न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। योगेश जी, फिल्मों के अलावा आपने कुछ गैर फिल्मी गीत भी लिखे हैं और वो बड़े लोकप्रिय भी हुए हैं, लोगों ने बहुत उनको सराहा है, चाहा है। हमें खास तौर पर मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर के गाए कुछ गीत याद आते हैं। ऐसे ही सलील दा के साथ भी आपने कुछ कोरल सॉन्ग्स किए हैं। सुमन जी का एक शायद स्वर बहार है एलपी, उसमें 3 गाने मेरे थे और श्याम सागर जी कंपोजिशन, उनके कंपोजिशन में किए हैं मैंने। और एक मन्ना दा जी का था मयूर पंखी सपने जी, उसमें 2 गाने थे, 4 ही गाने थे उसमें, 2 अनजान जी के थे, 2 मेरे थे। तो उसमें वो गाना मेरा खुद को मैंने लिखा इसलिए नहीं, मगर कुछ वही अनुभूतियां जुड़ी थी कि कुछ ऐसे भी पल होते हैं जब रात के गहरे सन्नाटे गहरी सी नींद में सोते हैं, तब मुस्कानों के दर्द यहाँ बच्चों की तरह से रोते हैं। तो अनुभूतियों का गाना है, इसलिए जब भी कभी बजता है या सुनना होता है तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसे भी पल होते हैं, कुछ ऐसे भी पल होते हैं, जब रात के गहरे सन्नाटे गहरी सी नींद में सोते हैं, सोते हैं, तब मुस्कानों के दर्द यहाँ बच्चों की तरह से रोते हैं। कुछ ऐसे भी पल होते हैं। जब छा जाती है खामोशी, तब शोर मचाती है धड़कन, एक मेला जैसा लगता है, बिखरा बिखरा ये सूनापन, यादों के साए ऐसे में करने लगते हैं आलिंगन, चुभने लगता है
सांसों में बिखरे सपनों का हर दर्पण, फिर भी जागे ये दो नैना, सपनों का बोझ सजोते हैं। कुछ ऐसे भी पल होते हैं, कुछ ऐसे भी पल होते हैं। योगेश जी, अभी अभी जिक्र हुआ सुमन कल्याणपुर के गाने का, तो उस गाने के बारे में बताइए। ये भी श्याम सागर जी का कंपोजिशन था और इसमें मेरे 3 गीत थे इस एल्बम में, जिसमें ये गीत मुझे भी बहुत पसंद था क्योंकि इसमें भी वही है, कितनी बार मिले तुम मुझसे, कितनी बार मैं तुम तक आई, हाय रे बैरन लाज के मारे मन की बात नहीं कह पाए। एक गीत और था इसका इसमें कि फिर आई संध्या सिंदूरी, फिर सुधियों के बादल छाए, फिर जागी अंतर की पीड़ा, नैनों में आंसू भर लाए। ये भी एक गीत था इसका, मगर ये मैं चाहूँगा कि अगर आप ये गीत बजाएं कि कितनी बार मिले तुम मुझसे। जी जरूर। आपने काफी गीत सलील चौधरी साहब के लिए लिखे हैं जो कोरल सॉन्ग्स हैं, तो ये जो दौर है नॉन फिल्म्स लिखने का और उसमें कोरल सॉन्ग्स लिखने का, समूह गीत लिखने का, इनसे जुड़ी बातें और इनसे जुड़ी यादें हमारे साथ बांटिए। मेरे लिए तो यही था कि मैंने लिखा कैसे उसको, मुझे भी आज तक समझ में नहीं आता है कि मैंने कैसे लिखा उन गानों को, क्योंकि वो सिंगिंग ही अलग होती है और मगर वो भी बहुत मतलब एक अलग ही अनुभव है उस काम का भी। तो बस कुछ सौभाग्य मुझे मिला, लिखने का मिला मुझे कुछ गाने उनमें से, जिसमें भोर की राही है। हाँ, चलो भोर के राही, और भी काफी थे। अब वो गाने थोड़ा चूंकि कोरल उस ढंग में होते हैं तो मुझे उतने तो नहीं याद हैं, मगर बीच में हमने कुछ 12 गाने किए थे ये दूरदर्शन के लिए, जो दिल्ली के कोयर ने उसको गाया और काफी लोगों ने उसके मतलब सराहा उसको। चलना
योगेश जी, हम भारतीयों के जीवन में संगीत का बहुत महत्व है। संगीत हमारी परंपराओं में रचा बसा है। जब हम उदास होते हैं तो अक्सर हमारे होठों पर कोई गीत थिरक उठता है। जब हम खुश होते हैं, जाहिर है तब तो हम गाते ही हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि जो पुराने फिल्मी गीत हैं उनके लिए हमारे मन में एक खास जगह है? पुराने गीतों में का एक ताल्लुक जो है वो इस बात से भी है कि फिल्में भी उस तरह की बनती थीं जिसमें अब जैसे यूनुस आज के टाइम पे, आज के समय देखो ना कि जैसे लोरियां निकल गई हैं, विदाई गीत निकल गए हैं, कोई संबंधों के ऊपर गीत नहीं होता है। तो उस वक्त के जो गीत थे कि जैसे मान लीजिए भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना जी, तो ये तो भाई बहन के बीच का गाना था, तो वो आज की फिल्मों में है ही नहीं। तो वो इसीलिए गीत अच्छे लगते थे कि माँ के लिए भी कोई गाना होगा, चलो चले माँ, या कोई सोने के ऊपर, लोरी के ऊपर कोई गाना होगा। ये तो थे ही। इनके अलावा भी जो रोमांटिक गीत भी होते थे या जो भी होता था, उनका कहने का ढंग वो बड़ा मतलब जो हमारा कल्चर रहा है जी, उस तरह से होता था। तो शब्द भी उस तरह से होते थे और वो फीलिंग भी उसी तरह से आदमी महसूस करता था। तो बस यही कारण था उसका। योगेश जी, ऐसा हो नहीं सकता कि आप गीत लिखते हों और कभी आपका मन ना करता हो गीत गुनगुनाने के लिए। कभी अकेले में किसी खामोश रात में आप अकेले हों और खिड़की से दूर काले आसमान में टिमटिमाते तारों को देखकर जाहिर है आप भी जरूर गुनगुना उठते होंगे। तो जो गीतकार योगेश हैं, आज हम चाहेंगे कि वो हमारे लिए कुछ गुनगुनाएं। अभी क्या सुनाऊं मैं? कुछ मैं सब भूल जाता हूँ। जब भी मौके आते हैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ। अभी एक गुदगुदी फिल्म में जो मैं कर रहा हूँ, बप्पी लहरी का म्यूजिक है, वो मेरा ख्याल है कि वो 2 लाइन में ही मैं कोशिश करता हूँ कि ख़त्म कर लूँ। हर पल चाहे मेरा दिल तुमको ही देखा करूं, जब तुम नहीं मेरे पास हो तुमको ही सोचा करूं, तुमको ही देखा करूं, तुमको ही सोचा करूं। ये प्यारा प्यारा चेहरा तुम्हारा जिस दिन से मुझको दिखा है, उस दिन से मैंने तुम्हें याद करके हर गीत अपना लिखा है। तुम पर लिखे हर गीत वो तुमको सुनाया करूं। हर पल चाहे मेरा दिल तुमको ही देखा करूं, जब तुम नहीं मेरे पास हो तुमको ही सोचा करूं, तुमको ही देखा करूं, तुमको ही सोचा करूं। क्या बात है योगेश जी, आज हिंदी फिल्मों में जिस तरह से गीत लिखे जा रहे हैं उनमें भावनाओं की वो गहराई नहीं है जो पुराने गीतों में होती थी। तो इसका क्या कारण है आपकी नजरों में? मैंने यूनुस बताया, उसका वही कारण था कि पहले आदमी एक संबंध होते थे ना, मतलब वो ऐसा नहीं है कि जो रिश्ते हैं वही हैं, रिश्तेदारों में ही हैं, कहीं भी जुड़ जाते थे। जैसे मैं कई बार मैं जिक्र कर चुका हूँ अपने मित्र का। तो पहले जैसे अभी संगम का गाना था, मान लीजिए दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, तो ये सब कहीं ना कहीं एक मन से जुड़े हुए जो रिश्ते होते थे उनके ऊपर गीत होते थे। तो आजकल तो अभी मैं देख रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कि कई बार लोग आए इंटरव्यू लेने के लिए तो कुछ कहना जो है, उनको क्या लगता है कि आदमी फ्रस्ट्रेशन में ये बोल रहा है, उसके अंदर बड़ी घुटन है कि वो इतना काम नहीं कर पा रहा है इसलिए बोल रहा है। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं काम बहुत कर रहा हूँ। और वो अलग बात है कि मैं फिल्म में कम काम कर रहा हूँ जी, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है कि कुछ लिखना है। तो बस यही कारण है कि वो पहले के गीतों में जो भावना थी वो आज के गीतों में नहीं है। योगेश जी, वक्त के साथ फिल्म संगीत में भी बहुत बदलाव आया है। आज गीतों पर, शब्दों पर ऑर्केस्ट्रा का बोझ लाद दिया गया है। टेक्निक और धुन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और बोल, कविता, ये सारी चीजें पीछे छूट गई हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ा है?
इससे पहले तो ये सोचना है कि ऐसा हुआ क्यों। तो उसका एक ही कारण है कि ये जब से वेस्टर्न म्यूजिक और कॉन्वेंट की एजुकेशन, हम जितने लोग हैं उनके पहला ही होता है कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए भेजें। और मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ, मगर कम से कम घर में वो संस्कृति होनी चाहिए कि आदमी अपनी भाषा, अपना कल्चर। आज देखिए, एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा हमारे यहाँ जिसको रामायण की 4 चौपाई मालूम हो, या उनको गीता के 4 छंद मालूम हो, और है ही नहीं। और मैं किसी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर जैसे देखिए बाइबल जो है वो मेरा ख्याल है हर क्रिश्चियन को मालूम है जी। तो क्रिश्चियन का मतलब मेरा ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हर मुस्लिम के यहाँ जो है वो कुरान शरीफ एक मौलवी आता है, पढ़ाता है। तो एक कल्चर तो होना चाहिए ना। तो वो कॉन्वेंट में पढ़ के वो इंग्लिश तहजीब में जा करके, और जैसे अभी खाने में भी फास्ट फूड हो गया जी, कि आप कौन रसोई में बनाए, कौन पकाए, कौन ठीक है मिल रहा है खाओ, तो बस वैसे ही हो गया। संगीत का भी वैसा हो गया है। पहले देखिए हम रिकॉर्डिंग होती थी, हमको मालूम है कि हम 11 बजे पहुंचते थे। 11 बजे लता दीदी होंगी, आशा दीदी होंगी, या रफ़ी साहब होंगे, किशोरदा होंगे, मन्ना दा होंगे। 11 बजे तक ये लोग आ जाते थे, और 1:30 बजे हम अपना गाना जो रिकॉर्ड होता था उसका कैसेट लेके घर पे आ जाते थे, और फिर बैठ के आराम से सुनते थे। आज तो 3-3 दिन रिकॉर्डिंग चल रही है। साजिंदे आए हैं, अभी रिदम वाले आए हैं, पहले रिदम ले लो, वो फिर दोपहर को वायलिन वाले आएंगे, फिर वो 10 बजे ये आएंगे, फिर वो सिंगर नहीं आएगा। तो ये सब करके वो गाना कब डब हुआ, उसमें शब्द, आज गाने में देखिए ना, हर सिंगर जो है वो बेकरार बोलता है, बेकरार नहीं बोल सकता है। एक एक लाइन, एक एक वर्ड। मेरा एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था अभी हाल में, तो उसमें एक सिंगर थी, वो भी नहीं बोल पा रही थी, वो भी को बी बोलती थी, बी जी। तो उनको हमको रटाना पड़ा कि भी भी भी, तो एक बार उनके मुंह से भी निकल गया। तो वो म्यूजिक डायरेक्टर ने उसको कंप्यूटर से वो जितनी जगह उन्होंने गाया था वो भी फिट कर दिया। तो ये मतलब टेक्निक हो गई है जी। तो अब इस टेक्निक में ठीक है, आप देखिए 3 महीने गानों की लाइफ है आजकल। आप टीवी देख लीजिए, जब तक टीवी बज रहा है और फिल्म लगने वाली है, वो 3 महीने के बाद गायब हो जाता है जी। मैंने अभी बीच में बैठ के नोट किया कि 16 गाने में, अभी मैं इतने गाने तो नहीं सुनता हूँ, 16 गानों में लड़की, शहर की लड़की, लड़की का मैं दीवाना, आए मैं बैचलर, अकेला हूँ, बीमार हूँ, मैं चाहूँ एक लड़की जो करे कि मुझसे प्यार हूँ, पता नहीं यार हूँ। 16 गाने में और कोई टॉपिक ही नहीं रह गया जी। और सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो कहने का ढंग और भी होता है ना। आज अमर पिक्चरों में पाकीज़ा है, मुगले आजम है, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़वे, वो भी, मैं पुराना आदमी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आज के वक्त के साथ हूँ, मगर जो अच्छाई है वो तो है ना। जी योगेश जी, एक ज़माना ऐसा ज़रूर रहा होगा जब आपने रेडियो पर दूसरे गीतकारों के गीत सुने होंगे, दूसरे कलाकारों को रेडियो पर अपने प्रोग्राम्स देते हुए सुना होगा, और आज आप एक बार फिर रेडियो पर हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं से आप मुखातिब हैं इस वक्त। यूनुस, बहुत अच्छा लग रहा है, और वो इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि आदमी कितनी भी तरक्की कर जाए, कुछ भी हो जाए, मगर ये जो रेडियो है, मतलब जहाँ हम जब बच्चे थे हमने सुनना शुरू किया था, तो इतनी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। हमको याद है आधे आधे घंटे तक फरमाइश के नाम खाली बोले जाते थे, और हम लोग कैसे भाग भाग के आते थे जी। तो इतना अच्छा लग रहा है फिर, मतलब वहीं पर उसी जगह। तो शुरुआत तो हम लोग ने यहीं से की है। अब वो कितने भी मीडिया बदल जाएं, कुछ भी हो जाए, कितने फास्ट फूड आ जाएं जी, मगर हम लोग का जो शुरू से और आज तक जहाँ से हम लोग लोकप्रिय हुए, या लोकप्रिय बनाने में हमको, या हमारे गीतों को बजाने में, तो रेडियो का ही हाथ है। चलते चलते आप अपनी कोई ऐसी कविता की पंक्तियां हमें सुनवा दीजिए जिसमें आपका जीवन दर्शन हो और हमारे सुनने वालों के लिए कोई प्रेरणा हो। जाने से पहले जब मैं मतलब गीतकार बन ही गया और लोग भी कहने लगे, तो मैं हूँ गीतकार, बिल्कुल हूँ, तो जाते जाते ये 4 पंक्तियां मैं श्रोताओं के लिए भी और सबके लिए बोल के जा रहा हूँ कि मेरे गीत गाते रहना, इन्हें गुनगुनाते रहना, मैं भूलूं अगर गीतों का सफ़र, मुझे याद दिलाते रहना, मेरे गीत गाते रहना। योगेश जी, आप विविध भारती के स्टूडियोज में आए और हमारे साथ अपने ज़िंदगी के बहुत सारे अनुभव बांटे, बहुत सारी यादें आपने हमारे साथ दोहराई।
आपने हमें जो ये वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सौभाग्य है कि मैं आया और मुझे इतने लोगों ने सुना और आप सब लोग मिले। सेलुलॉइड के सितारे में हमारे आज के मेहमान थे सुप्रसिद्ध गीतकार योगेश। आपसे बातचीत कर रहे थे यूनुस खान। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग था विनायक तड़वलकर का और प्रस्तुतकर्ता थी शकुंतला पंडित। सेल्यूलॉइड के सितारे